दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में आधे बिहार ने आज अपनी भागीदारी का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। शाम 5 बजे तक जो कभी नहीं हुआ था वो देखने को मिला। यानी वोटिंग खत्म होने में जब 1 घंटा बाकी था उस वक्त तक 60% से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 243 में से 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक का जब फाइनल या प्रोविजनल डेटा सामने आएगा उसमें यह आंकड़ा 67 से 70% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में थोड़ी तेज वोटिंग होती है। 7-8% से लेकर 10-11% तक वोटिंग हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार जैसे राज्य में जहां 52 से लेकर 57% के बीच वोटिंग का ट्रेंड रहा है, वहां यह आंकड़ा इतना आगे कैसे जा रहा है? क्या परिस्थितियां हैं जिसमें वोटिंग बिहार में बढ़ी है? क्या प्रशांत किशोर फैक्टर ने काम किया? क्या लाभार्थी चेतना ने अपनी भूमिका दिखाई, या नीतीश कुमार ने जो 10-10 हजार वाला खेल खेला उसकी भूमिका रही? आमतौर पर सेफोलॉजिस्ट लोगों का मानना होता है कि हाई वोटर टर्नआउट मतलब सत्ता विरोधी रुझान, लेकिन बंगाल में भी तो 78% के आसपास वोटिंग हुई थी। ममता बनर्जी और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आ गई थी। क्या बिहार सत्ता को बरकरार रख रहा है या अलग ले जा रहा है? इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मुद्दे को बहुत करीब से देख रहे हैं, पूरे एक एक विधानसभा सीटों की पल पल की अपडेट रख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। चलते हैं ऋषि जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे नमस्कार। पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक बेसिक डेटा जो हमारे पास है वो आपको दे दे। अंतिम वोटिंग का डेटा अभी नहीं आया है, लेकिन जो सीट वाइज डेटा है, आज के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला 34 सीटों पर था। यानी राष्ट्रीय जनता दल जो 72 सीटें लड़ रही है उसमें 38 सीटें वो जेडीयू के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है का स्कोप उन 38 सीटों पर ही बना हुआ था। 34 सीटें तो वो जेडीयू के सामने थी। भाजपा और राजद का मुकाबला 24 सीटों पर था। कांग्रेस और जेडीयू का मुकाबला 10 सीटों पर था। और बीजेपी, जी हां, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला 10 सीटों पर था। और जेडीयू कांग्रेस का 10 सीटों पर था ही, राजद और लोजपा रामविलास का मुकाबला भी 10 सीटों पर था। तो मोटे तौर पर सवाल यही है कि जो 34 सीटों पर मुकाबला हुआ जेडीयू और राजद का, उसमें तो स्वाभाविक है कि 34 की 34 इन्हीं दोनों के बीच रहेगी। आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहला सवाल मेरा यही है, टू द पॉइंट जवाब हम चाहेंगे। पटना शहर की 4 सीटें जहां 70-68% तक वोटिंग टर्नआउट जाने की उम्मीद है, वहां पर आपको क्या लग रहा है? बांकीपुर हो, दीघा हो, पटना पटना की जो बाकी दोनों सीटें हो जिसमें कुमरार की सीट हो जो बुरी तरह से फंसी हुई है, या पटना साहिब हो, ये 40% या 40% से नीचे वोटिंग कैसे रुक गई है? हो सकता है कि 4-5% और बढ़ जाए, लेकिन जो डेटा आया है 5 बजे तक का, आखिरी 1 घंटे में 5-6% बढ़ जाए, ये 40% तक वोटिंग कैसे रुक गई? बाकी जगह तो 60% ही गई है। देखिए, जहां जहां क्लोज फाइट है अभिषेक जी, आप जिला वाइज डाटा देखिए। जहां जहां क्लोज फाइट है वहां वोटिंग परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ है 2020 विधानसभा चुनाव के तुलना में। उसके कई कारण भी है, आपने बिल्कुल सही कहा। लाभार्थी वर्ग भी है। लाभार्थी वर्ग में एक एम फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, एम फैक्टर मतलब महिला वर्ग को जिस प्रकार से नीतीश कुमार साधने का प्रयास किया, आपने देखा भी। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया। वो पूरे चुनाव के सिनेरियो को एक तरह से बदल कर रख दिया है। आज भी आप कई हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं जेडीयू की सीटों पर बदला है। बिल्कुल, उसको उसको उसका पीछे भी कारण है। यदि इसका एनालिसिस करेंगे या जानकारी इकट्ठा करेंगे आप, तो जेडीयू के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पैसों की जो ट्रांसफर है, यानी जो लाभार्थी वर्ग हैं उनकी संख्या अधिक है इन कंपेरिजन बीजेपी, एलजेपी या जो एनडीए के अन्य सहयोगी जहां लड़ रहे हो उनके तुलना में। कहीं कहीं तो 40-40 हजार महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया एक विधानसभा में। सर, आप मुझे समझ एक सकते बैंकर ने हैं कि बताया, मेरे एक बैंकर जी ने बताया मुझे, मेरे बैंकर मित्र हैं, उन्होंने बताया कि एक सीट है, संयोग से मैं भी वहां से वोटर हूँ, 82 हजार महिलाओं के खाते में वहां पैसे गए हैं और वहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है।
अब समझ जाइए, जहां 82,000 महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, तो उस क्षेत्र के चुनाव के बारे में विश्लेषण करना तो बेकार ही है। तो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है, वहां जेडीयू बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप देख लीजिए ना, मुजफ्फरपुर की, जहां का मैं रहने वाला हूं, मुजफ्फरपुर में ही देख लीजिए, मीनापुर हो, कांटी हो, गायघाट हो, इन सीटों पे, सकरा हो, इन सीटों पे जेडीयू मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मुझे लग रहा है कि इन सीटों पे एज भी है। मैंने दोपहर में कई लोगों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से बात किया, तो इन सीटों पे जहां जेडीयू लड़ रही है एज है, जहां बीजेपी लड़ रही है या लोजपा लड़ रही है, जैसे जहां मेरा मुजफ्फरपुर में घर है बोचहा, वहां से लोजपा आर की उम्मीदवार बेबी कुमारी और राजद के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन एज जो है थोड़ा थोड़ा बहुत जो है अमर पासवान को है। हालांकि बेबी कुमारी ने बहुत जो राजद के हैं। रिकवर किया है बेबी तो कुमारी, वहाँ जो तीर बीजेपी वाले की वोटर प्रदेश। ने क्या किया है? तीर वाले वोटर ने देखिए देखिए, तीर वाले वोटर में जो खासकर जो कुर्मी है, उन पे सबका नजर है। उसी तरह जहां जेडीयू के उम्मीदवार है, वहां पासवान वोट किधर शिफ्ट हो रहे हैं, उस पे सभी लोगों की नजर है। क्या पासवान समाज का वोट जेडीयू कैंडिडेट को शिफ्ट हो रहा है, या कुर्मी वोट जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार है वहां शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे कि आपने खरना में देखा होगा कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के यहाँ जाते हैं, गलवैया होता है, केमिस्ट्री दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इतने एक इतने मिनट ऋषि जी, एक मिनट। आपने कहा नीतीश कुमार खरना में जाते हैं, छठ के समय पूजा में जाना भी चाहिए। नीतीश कुमार ने आज जहां मतदान किया है, जहां से वो खुद वोटर है, वहां एलजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने किसे वोट दिया होगा? अब ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। चिराग अब चिराग जैसे के मैं कैंडिडेट मुस्कुरा रहे थे। जी, देखिए एक बात तो आप भी जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में, और सब जानते हैं। बिहार का एक मतलब एक खूबसूरती कहिए या टैलेंट कहिए कि बच्चे बच्चे बिहार की राजनीति को समझते हैं। तो नीतीश कुमार को जहां तक आप समझते हैं या मैं समझता हूं, नीतीश कुमार इतने आसानी से, नीतीश कुमार किसी चीजों को भूलते नहीं है। 2020 में किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी के कारण जेडीयू नंबर 3 पे चली गई, वो चिराग पासवान लोजपा है। तो उस जख्म को नीतीश कुमार कैसे ऋषि आसानी से जी, भूल अगले जाएंगे, सवाल पर या हम आते उनके हैं। उनके उनके समाज के लोग कैसे भूल जाएंगे। जी ऋषि जी, अगले सवाल पर हम आते हैं। आज मैंने कई जगह बात की, तो एक मुझे बड़ा क्रिप्टिक मैसेज मिला, तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब। तीर चल रहा है, लालटेन जल रही है, लेकिन चिराग बुझ रहा है, कमल मुरझा रहा है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तो मैंने सोच के रखा था ऋषि जी ही बताएंगे, क्योंकि सब कह रहे हैं। अभी दीपक शर्मा जी के यहाँ कन्हैया भेलारी जी कह रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मामला सिमट गया जेडीयू और आरजेडी के बीच। वहीं सरोज सिंह कह रहे हैं, पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। मुझे भी दूसरी जगह से जो खबर मिला है, खासकर पोलिंग कराने वाले जो हमारे मित्र लोग हैं, हमारे आपके सबके, कुछ मास्टर साहब लोग हैं, कुछ बीपीएससी वाले ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ यूपीएससी वाले ब्यूरोक्रेट हैं। तो जो जानकारी अपने सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसमें यही जानकारी मिल रही है कि जेडीयू वाली सीटों पर तो सुनामी आई हुई है महिला वोटर्स की, लेकिन भाजपा वाली सीटों पर दिख रहा है कि नहीं, जब जो वोटर जा रहा है उसको भी पोलिंग एजेंट शंका की दृष्टि से देख रहे हैं कि अरे जेडीयू वाला है, पता नहीं क्या किया होगा। तो ये जेडीयू वाली नहीं, सीटों पर देखिए सुनामी जो आई है महिला वोटिंग की, वो क्या है? देखिए ग्राउंड पे मैं भी हूं, और मैंने यदि एक एवरेज निकाले 10 में से 10 महिलाओं से मैंने बात किया होगा, तो 6 या 7 महिलाओं का झुकाव जो है नीतीश कुमार के प्रति रहा है। वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, मैंने पूछा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं, तो हाँ आए हैं, किसको वोट देंगे, तो नीतीश कुमार को। ये नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार, जैसे एक मतलब एक कहावत बहुत फेमस है ना कि मोदी सरकार या मोदी, हर चुनाव मोदी के सहारे लड़ी जाती है। लेकिन यदि आप गांव में जाएंगे, महिलाओं से पूछेंगे, तो आपको ये मालूम होगा या आपको जानकारी मिलेगी कि नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं का मतलब एक विशेष लगाव देखने को मिलता है। जी तो ऋषि कहीं जी, ना कहीं जो एक वर्ग जो है नीतीश कुमार ने क्रिएट कर लिया है, एक कास्ट को कहिए, यदि उस वर्ग को यदि कास्ट के रूप में यदि आप समझना चाहते हैं, तो एक कास्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार महिला के रूप में क्रिएट कर लिया है।
जो नीतीश कुमार के एक तरह से बैकबोन है। जी। अच्छा ऋषि जी, मैं बैक टू बैक आपसे टू द पॉइंट जानकारी लूंगा बिहार की कुछ हॉट सीटों के बारे में। और हॉट सीटों की चर्चा शुरू होगी तो स्वाभाविक है राघोपुर से ही शुरू होगी। क्या लगता है, एक लाइन में बताइए, राघोपुर में क्या दिखा आज? नहीं, राघोपुर में तेजस्वी यादव को एज है, हालांकि सतीश कुमार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यादव समाज से हैं। लखीसराय लेकिन बता दीजिए, लखीसराय में लखीसराय में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, विजय सिन्हा जिस प्रकार से नाराज थे, नाराज क्या, काफी नाराज थे, मुझे लगता है सीट फंसी हुई है वहां। जेडीयू ने भी खेल किया है, क्योंकि देखिए जेडीयू के एक नेता जो है कुछ दिन पहले एमएलसी है, शायद अजय कुमार नाम है, वो छोड़ के वो कांग्रेस में गए हैं। आज उन्हीं से बड़ा बकझक हुआ है उनका। तो मुझे लगता है कि उसमें ललन सिंह का भी खेल है। कोई देखिए ये डिप्टी तो सीएम का बात ऋषि देखिए, जी, कोई डिप्टी सीएम का बात एसपी और डीएम जो है, जिस जिस लहजे में जो वहां के एसपी और डीएम बात कर रहे थे, उससे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ खेल हुआ है जी। ऋषि जी एक चीज तो क्लियर था कि जिस दिन चिराग मॉडल हुआ और चिराग मॉडल के बावजूद नीतीश कुमार सरवाइव कर गए, 5 साल खींच ले गए, भले ही 3 बार शपथ ली लेकिन 5 साल खींच ले गए। उसके बाद तो तय था कि नीतीश कुमार अगर मना भी करते तो जेडीयू का वोटर राजनीतिक बदला लेने से वो लोकतांत्रिक बदला लेने से वो पीछे नहीं हटता। अगर नीतीश कुमार समझा भी देते तब भी आधे लोग बदला लेने की स्थिति में आ जाते बीजेपी और लोजपा से। एक बात जोड़ दूं मैं कि जी देखिए, कुछ कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि जेडीयू का सेकेंड इन कमांड संजय झा है, लेकिन जो चुनाव में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे मोकामा हो या लखीसराय हो, तमाम चीज जो जगह मैंने देखा है, लगता है कि नीतीश कुमार ने मंत्र फूंक दिया है ललन सिंह को। अब क्या मंत्र फूंक दिया है 14 तारीख के बाद पता ताकि ऐसा चलेगा। बयान दो, बट नहीं आप यही समझ मंत्र सकते फूका है ना हैं, कि ऐसा बयान दो आप कि बीजेपी का भट्टा बैठ जाए। हाँ, आप समझ सकते हैं कि डिप्टी सीएम के विरुद्ध में वो भी एक प्रमोटेड एसपी, मुझे लगता है वहां के जो एसपी हैं प्रमोटेड हैं, हालांकि डीएम डायरेक्ट आईएएस हैं वो मिथिलेश मिश्रा, लेकिन एसपी का इस प्रकार का बयान, वो भी डिप्टी सीएम को लेकर, मुझे आश्चर्य हो ठीक रहा है, है। और हॉट सीटों की चर्चा करेंगे तब आगे बढ़ेंगे इस पर। टू द पॉइंट जी जी, बताइए, सम्राट चौधरी समाज चौधरी को एज है, लेकिन वहाँ जो इक्वेशन है, कैंडिडेट वेस्ट समाज से हैं, यादव भी ठीक ठाक है, लेकिन विधायक नहीं रहते हुए भी समाज चौधरी ने वहाँ बहुत काम कराया है। तो मुझे लगता है कि यदि डेवलपमेंट के नाम पे और कास्ट इक्वेशन भी उनके पक्ष में भी है, तो समाज चौधरी आसानी से सीट निकाल लेंगे जी। चलिए सम्राट चौधरी से हम आगे चल करके देखते हैं। सबसे हॉट सीट और चर्चित सीट बनी है मोकामा। अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह, दुलार चंद यादव वाली एक दुखद घटना हो गई, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई एक दुखद परिस्थितियों में। मोकामा का चुनाव, मुझे किसी ने आज बताया कि जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में कहीं फंसी हुई दिखाई दी है 57 सीटों में से। तो अगर एक सीट चुननी हो तो मोकामा की सीट में फंसी दिखाई दी है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बताया कि 56 सीटों में कहां जेडीयू पक्के तौर पर हार रही है वो नहीं बता पा रहे थे। मोकामा में कहे कि मामला फंसा हुआ है, कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, क्या है? देखिए, मोकामा के राजनीति को यदि आप समझते हैं तो देखिए, जिस धानुक समाज को लेकर चर्चा में है कि वो जेडीयू से टूट के उधर जा रही है, या एक धानुक समाज के जो उम्मीदवार हैं जन स्वराज से लड़ रहे हैं, धानुक समाज किन किन लोगों से पीड़ित है, वहां के यादवों और कुर्मी से पीड़ित है, और उनको संरक्षण कौन दे रहा था? अनंत सिंह। तो मुझे नहीं लगता है, और देखिए बड़ा स्मार्टली जेडीयू ने वहां हैंडल किया है, अनंत सिंह को जेल भेज दिया, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। और पीयूष प्रियदर्शी वहां के रहने वाले भी नहीं है, बांका के रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टूटा होगा धानुक समाज, लेकिन एवरेज जो है वो मुझे लगता है अनंत सिंह को मिला है, और अनंत सिंह को ठीक है, क्लियर है, आगे जिसमें बढ़ते हैं, कोई दो आगे राय बढ़ते नहीं है। नंबर 2 की लड़ाई पीयूष और सूरजभान के बीच में है जी। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सीट तेज प्रताप यादव, त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा कहीं एनडीए तो उठाकर नहीं ले जाएगी? आप देखिए, तेज प्रताप के लिए मैं कहूं, देखिए वहां हो सकता है कि राजद के जो उम्मीदवार हैं तीसरे नंबर पे चले जाए। अब लड़ाई तेज प्रताप और एनडीए के बीच में ही होगा। अब कौन जीतता है, क्या फासला होती है, क्या अंतर रहेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, राजद के उम्मीदवार वहां तीसरे नंबर पे चले गए जी। जी ठीक है, ये बताइए कि 13 सीटें लोजपा लड़ रही है, रामविलास चिराग पासवान वाली पार्टी, 13 सीटों में उसका खाता कहीं खुलता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं? अब देखिए, मनेर में भाई वीरेंद्र के विरुद्ध जो वो लड़ रहा है कि समथिंग कोई यादव है,
यादव, हम नाम भूल रहे हैं उनका एग्जैक्ट। तो वहाँ वहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गया है। लेकिन वहां लोजपा बाजी वो सुना है मजबूती से, कुर्मी समाज के हाथ में चली गई है। हाँ, तब वही जो आप जो कह रहे हैं, कुर्मी समाज कितना उनको लोजपा उम्मीदवार को देते हैं, ये देखनी बात है। एक सीट तो हमारे मुजफ्फरपुर का ही है, बोचा। तो बोचा में थोड़ा बेबी कुमारी पिछड़ रही थी, लेकिन लास्ट 4-5 दिनों में चिराग पासवान के रैली के बाद रिकवर की है। अब चलिए कितना अगली सीट पे चलते हैं। जेडीयू का उम्मीदवार उनके साथ अगली सीट गोलबंद पर चलते होती हैं, है, ऋषि जी वोट समय ट्रांसफर कम होता है। है, वो देखना हो। अगली जी सीट पर चलते हैं। अगली सीट हो जाती है खेसारी लाल यादव की छपरा टाउन की सीट। देखिए, खेसारी लाल यादव को एज है। खेसारी लाल यादव एक मतलब लेकिन मैंने भोजपुरी सुना है कि स्टार है। बीजेपी ने गेन किया है आखिरी 2 रात में। अब वही मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ी है ना, इसका यही कारण है कि दोनों तरफ से मजबूत उम्मीदवार दिए गए। हार जीत का जो फासला है कितना होता है नहीं कह अखिलेश सकता हूँ, यादव लेकिन भी आए थे उनके क्लोज पक्ष में। फाइट के कारण। जी जी, अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार करने गए थे। जी जी आगे चलते हैं। एक सीट है मंगल पांडे, चर्चित स्वास्थ्य मंत्री। कहा जा रहा था कि पूरा गणित उनका अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो जमसुराज के हैं वो कितना वोट काटते हैं उसी पर था। लेकिन अब खबर आ रही है कि कल रात तक अवध बिहारी चौधरी ने अल्पसंख्यक समुदाय को मैनेज कर लिया। कितना किया नहीं किया, ऋषि जी आपकी टिप्पणी। देखिए, वहाँ क्लोज फाइट है। यदि जन स्वराज के उम्मीदवार 5-10 हजार वोट भी का भी नुकसान पहुंचा देंगे तो अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किल होगा। हालांकि मंगल पांडे के लिए भी राह आसान नहीं है। और मंगल पांडे बहुत मतलब मुझे लगता है काफी दिनों के बाद, काफी क्या, बहुत दिनों के बाद चुनाव लड़े हैं। तो एमएलसी पहली बनना बार और लड़ रहे हैं। विधायक बनने में, हाँ, पहली बार लड़े हैं। तो एमएलसी बनना और विधायक बनने में अंतर है। तो तो जब बड़ा इनकी बड़ा ये चर्चा कर मतलब ही लिए हम, ऋषि जी, जब इनकी चर्चा कर ही लिए तो संजय सरावगी दरभंगा की सीट को लेकर सरप्राइजिंग चीजें क्यों सामने आ रही है? सीबीआई के बहुत से डायरेक्टर रह चुके हैं, क्या सीबीआई वाला दिमाग लगा दिया, या पुष्पम प्रिया के साथ जो अप्रिय घटना हो गई मारपीट वाली उसने कुछ असर कर दिया? देखिए, बहुत से लोग बहुत से रिपोर्ट दे रहे हैं, कई पत्रकार कह रहे हैं संजय सरावगी जीत रहे हैं चुनाव, क्योंकि समीकरण भी उनके पक्ष में है। और अब बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि संजय सरावगी चुनाव मुकेश हार भी सहनी रो सकते हैं। दिए हैं। मुकेश हाँ, सहनी रो और देखिए, दिए हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि वहाँ कैंडिडेट जो है मल्लाह समाज से है। और मल्लाह समाज को यादव और मुस्लिम कितना वोट करते हैं, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि पुष्पम प्रिया वाला बात भी आपने कहा। तो और जो मिश्रा जी लड़ रहे हैं वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जी चीजें हैं, लेकिन मेरा मेरा जो ये कह रहा है, मतलब ये मेरा जो अनुभव कह रहा है कि वहाँ बीजेपी सीट निकाल लेगी। जी। लेकिन आईपी गुप्ता तो सुना है अभी से मिठाई बांट रहे हैं उनके लोग। 3 बजे के बाद से आईपी सहरसा में भाजपा के आलोक झा, लवली आनंद को भी हरा दिया था पिछली बार उन्होंने। और किशोर कुमार मुन्ना जन स्वराज के वहां परेशानी पैदा कर रहे थे। और आईपी गुप्ता का समाज का पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट किसी एक सीट पर है, तो वो सहरसा शहर की सीट पर है। सुनते हैं कि 47,000 वोट। बिल्कुल। क्या है मामला? 47,000 तो नहीं है, 25 से 30 हजार के आसपास से 47,000 का हुआ बनाया जाता है। लेकिन जी आलोक रंजन के लिए परेशानी क्या है कि कई ऐसे ग्रामीण जो पंचायत था, आपने देखा होगा, कई पंचायत को नगर परिषद में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे कुछ स्थानीय मुखिया उनसे काफी नाराज हैं। और वो किशोर कुमार मुन्ना जो जनसुराज के उम्मीदवार है, उनके साथ वो क्लब हो गया है। अब कितना नुकसान पहुंचाते हैं किशोर कुमार मुन्ना, उस पर डिपेंड करेगा आलोक जी की जो नैया पार होती है या नहीं होती है। जी आईपी गुप्ता बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं अपने समाज के साथ। उनका जो एमवाई का जो समीकरण है उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इस सीट पे यदि आप मुझसे पूछेंगे तो आईपी गुप्ता को एज है। और आईपी गुप्ता के चुनाव लड़ने से अन्य सीटों पे भी, तारापुर के बगल में एक सीट है, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, वहां भी ताती ततमा समाज का मतलब ठीक ठाक पॉपुलेशन है। तो वहां अच्छा, भी एक आपको चीज बताइए। महागठबंधन को फायदा दो मिल रहा है। सीटों का जी। हम आखिर में जिक्र करेंगे, समय कम है। 2 सीटों का जिक्र मैं करूंगा आपसे। और ये 2 सीटें हैं, एक तो विजय चौधरी की सीट और दूसरी जहां राहुल गांधी गए थे सकरा की सीट। पिछली बार भी 1,1200 वोट से कांग्रेस हारी थी। लेकिन इस बार क्या स्थिति है? कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जो कांग्रेसी सोच रहे थे उनके मनोनुकूल चीजें शायद वहां नहीं हुई है। क्या बात है? अब आपके बगल देखिए की सीट है। देखिए
देखिए कांग्रेस वहां उमेश राम लड़ रहे हैं, आपने सही कहा, लेकिन मेरे हिसाब से जेडीयू को वहां पे एज है। कांग्रेस पता नहीं क्या महागठबंधन किस स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ी, कई ऐसे डेवलपमेंट हुए आपने तो भी सब पर देखा। भारी 10,000, 10,000 सब पर भारी। हाँ 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 हाँ, नीतीश कुमार का जो फैक्टर है, एम फैक्टर है, उस सब पे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि मार्जिन यहाँ भी बहुत कम होगा, ये नहीं है कि वो जो जेडीयू के उम्मीदवार है उनके लिए केक वाक है। उमेश राम भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, और विजय पहली चौधरी, वो सीट है, सराय रंजन विजय पहली वो चौधरी। पहली वह सीट है जहां राहुल और तेजस्वी ने संयुक्त रैली की थी, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है ये देखने वाली। सरायगंज विजय चौधरी निकल जाएंगे, हालांकि पिछले बार उनकी नैया फंस गई थी। मुझे जी लगता है कि इस बार वो नीतीश कुमार का जो एम फैक्टर है, महिला ऋषि जी, फैक्टर है, वो काम सीटों करते के हुए मामले दिख रहा है। वो सीटों के मामले में हम आखिरी सीट की एक चर्चा सीट और करेंगे। है, एक जी सीट और है। लोगों को लग रहा था कि भोरे से सुनील कुमार जी जी की नैया फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहां भी अहम फैक्टर काम कर रहा है। और गोपालगंज में वोटिंग परसेंटेज देखिए, 3 बजे तक 58 साढ़े 58% गोपालगंज में भी वोट हुआ है। और वहां सुनील कुमार जी के विरुद्ध में एक किन्नर लड़ रही है, वो भी मतलब लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। तो क्या नतीजे आएंगे 14 तारीख पता चलेगा, लेकिन गोपालगंज की जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है अभिषेक जी, उससे मुझे लगता है कि सुनील जी कहीं ना कहीं कंफर्ट पोजीशन में है आखिरी जी। सीट पर आ रहे हैं ऋषि जी। मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ बताया नहीं आपने अलीनगर। उसका मैंने फीडबैक नहीं लिया है, लेकिन मैथिली ठाकुर की नैया फंसी हुई लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उनने जो मिथिला पाग का मतलब एक तरह से अपमान किया, आपने देखा कि उस पाग में वो मतलब मतलब मखाना खा रही थी। तो और कई ऐसे जो पत्रकारों नहीं, ने मुझे सवाल किया किसी ने कि बताया आपका है ऋषि जी, आपका मुझे आपका पूरा नैरेटिव क्या है, घोषणा पत्र क्या है, तो कुछ बता नहीं पाई, नई ऋषि नवेली जी है जी। ऋषि जी मुझे किसी ने बताया कि दरभंगा को, सॉरी, अलीनगर को जो एमएलए चाहिए, पटना जाने वाला या दिल्ली जाने वाला। अगर पटना जाने वाला एमएलए लोग चुनना चाहते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा चुनाव के पहले, आज का माहौल मुझे नहीं पता, पटना जाने वाला चुनना चाहते हैं तो शायद राजद को बढ़त मिले, जो जीत के पटना जाए। और अगर दरभंगा से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ने वाला लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली जीत के चली जाए तो मैथिली को चुने। तो जनता ने पटना जाने वाले को चुना है या डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली की पकड़ने वाले को आप चुना है? देखिए आप देखिए 3 सीटें ऐसी हैं जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण बीजेपी हार रही है। एक तो अलीनगर, अलीनगर में कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। एकाएक दिल्ली से उठा के आपने टिकट दे दिया, और जो कार्यकर्ता इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे उसका क्या। इसी तरह अशोक सिंह बारू में 4 टर्म के विधायक थे, जी आपने उनसे बिना पूछे बिना राय मशवरा किए टिकट काट दिए, और वो लड़ गए निर्दलीय। बेचारे मदन चौधरी जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से थे, उनकी नैया फंस गई। ऐसी स्थिति में शंकर यादव निकल जाएंगे राजद वाले। इसी तरह मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा को रिप्लेस करना ही था, तो आप उनसे पहले बात कर लेते। आपने एक नए लड़के को, रंजन कुमार को दे दिया। अब सुरेश शर्मा मंत्री रहे, इतने दिनों तक नेता रहे मुजफ्फरपुर के, तो कुछ ना कुछ नाराजगी है, उनके कार्यकर्ता है, फैन फॉलोइंग है, वो वोट काट रहे हैं, और एके दास कम से कम 15 से 20 हजार वोट काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सुरक्षित सीट है जी, मुजफ्फरपुर, वो भी हार रहे हैं, वो भी फंसती नजर आ रही है जी। सीटों की चर्चा से आगे चलते हैं नैरेटिव के मुद्दे पर, जो बिहार में आज मैसेज गया है। पहले लोग कह रहे थे कि दबी दबे तरीके से चर्चा होती थी कि अमित शाह की जिद ने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान करा दिया कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना है। आज लोग कह रहे हैं कि शाह की जिद में भाजपा समंदर में डूब गई। अब मुझे नहीं पता समंदर में डूबी या क्या हुई, मुझे तो पता है कि सभी पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। सवाल यह है, मशीन में जो किस्मत कैद हुई है, क्या वाकई समंदर में डूबने की नौबत आ गई है क्या ऋषि जी? क्या देखिए अमित आप शाह एक की इस जिद ने नीतीश कुमार के वोटर को बीजेपी से दूर कर दिया है क्या? देखिए एक नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज यदि नैया एनडीए की बचेगी, यदि पार लगेगी, तो उसके पीछे नीतीश कुमार का ही रोल होगा। आज जो भी आप देख रहे हैं, या बीजेपी के जो उम्मीदवार यदि जीते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें वो अपने आधार वोट के अलावा नीतीश कुमार की जो करिश्माई छवि है, या उनके द्वारा जो किए गए काम है, खासकर एम फैक्टर, महिलाओं को जिस प्रकार से उन्होंने साधा है, वो कहीं न कहीं, यदि एनडीए सत्ता में आती है, तो उसके पीछे ये नीतीश कुमार के जो लास्ट 6 महीनों में जो उन्होंने काम किया है, ऋषि जी, मेरा वो सवाल ये है, ऋषि बड़ा जी आधार मेरा होगा। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है कि जो जमीन पर चर्चा आज लोग कर रहे हैं वोटिंग देखने के बाद,
कि जेडीयू की 101 सीटों पर तो साफ दिखाई दे रहा था कि एक ही कैंडिडेट है, नीतीश कुमार। बाकी कैंडिडेट लोग भूल जाइए, खासकर ये 10,000 वाली स्कीम या जो जो भी कुछ हुआ है, महिला आरक्षण जो भी है, कि वहां कैंडिडेट नीतीश कुमार है। लेकिन अमित शाह की जिद ने, जैसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता उनकी जिद थी या पार्टी की सहमति थी, लेकिन कहा जा रहा है कि शाह की जिद ने बची हुई 142 सीटों पर नीतीश कुमार को कैंडिडेट नहीं बनने दिया है। क्या इस बात में दम है? बिल्कुल दम है, बिल्कुल दम है। यदि नीतीश कुमार को आप सीएम प्रोजेक्ट कर देते तो कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलता। आपके आपके जो 101 सीट हैं या 143 सीटें यदि लोजपा तमाम लोगों को जो आप यदि बता रहे हैं तो उसमें भी फायदा मिलता आपको। तो कहीं ना कहीं आपने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट न करके नुकसान पहुंचाया है। और मैं आज ये कह रहा हूं आपके चैनल पे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यदि बिहार में कोई पार्टी बनती हुई दिख रही है तो वो जेडीयू है। और बीजेपी, यदि बीजेपी ऐसा 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 हो कि बीजेपी कहीं तीसरे नंबर पर न चले जाए, मतलब जेडीयू आरजेडी, और अगर आप मुझे लगता पिछली बार है के नतीजों को देखें, ऋषि जी, आरजेडी बीजेपी जो है मतलब ये दूसरे तीसरे ऋषि नंबर की जी, लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं जी। ऋषि जी, आज की 121 सीटों पर जो पिछली बार नतीजा आया था, उसमें 42 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1, बीजेपी 32 सीटों के साथ नंबर 2 और जेडीयू 23 सीटों के साथ, चिराग मॉडल के बाद 23 सीटों पर पहुंची थी जेडीयू, 8 सीटों के साथ कांग्रेस वहां चौथे नंबर पर थी आज की 121 सीटों में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 3 नंबर वाली 23 वाली आप 1 नंबर पे पहुंचा रहे हैं, और जो 2 नंबर पर थी उसको 3 नंबर खिसका रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, जो आप मैं समझ पा रहा हूं, देखिए 1 नंबर इसमें आरजेडी को आप 2 नंबर भेज रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले बार जेडीयू तीसरे नंबर पे क्यों गई? आपके सामने में मैं एक एक सीट गिना दूंगा। 28 से 30 सीटें ऐसी हैं जो लोजपा के कारण जेडीयू हार 35 गई। सीट, 35 मेरे सीट। मेरे बगल में गाय घाट देख लीजिए, मेरे बगल में आप देख लीजिए मीनापुर देख लीजिए। कई ऐसे सीटें हैं जो लोजपा के कारण जेडीयू हार गई और लोजपा के कारण राजद जीत गई। कई ऐसे सीटें उपेंद्र कुशवाहा के कारण जेडीयू हार गई। तो इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी साथ में है। तो अब वोट कितना ट्रांसफर होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन पूरे चुनाव का एक्स फैक्टर नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के कारण ही अब उनके जो सहयोगी हैं उनकी नैया पार होती हुई दिख रही है। यदि नीतीश कुमार ये जो डिसीजन, एक मिनट सुन लीजिए, नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया उसको एग्जीक्यूट भी किया ना। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया देंगे तो दे के दिखाया भी। उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं जीविका दीदियों को उनकी राशि बढ़ाएंगे तो राशि बढ़ा कर दिखाया भी। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते हुए आप नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो भी नैरेटिव बनाया जाता है उसके चुनाव में उनके चर्चा ही नहीं उनके जो हुई है स्वास्थ्य को उनके लेकर। उनके समर्थक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात नीतीश कुमार को आपके माध्यम से सतर्क करना चाहूंगा, हालांकि वो खुद अपने बहुत बड़े नेता हैं, कि जेडीयू में भी बहुत डिवीजन है। औराई में एक घटना हुई। यदि नीतीश कुमार अपने पुत्री समान किसी कैंडिडेट को माला पहनाना ही चाह रहे थे तो जो सीन क्रिएट किया गया उससे क्या मैसेज गया? जी निश्चित तौर तो पे ये इन चीजों को जेडीयू के जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार के बैकबोन हैं या सच्चे चुनाव में सिपाही, माला उनको पहनाना देखना आम चाहिए। बात है, इसको लेकर फालतू वो जहां रोक रहे थे संजय झा, मुझे लगा कि वो भी बहुत उचित नहीं था, वो पांडियन वाला कृत्य की तरह लग रहा था। नहीं तो नहीं, वैसा नहीं। आप संजय झा का फेस एक्सप्रेशन देखिए। वह ऐसे रोक रहे थे नीतीश कुमार को जैसे एक मतलब गार्जियन एक बच्चे को रोक रहा है, डांट रहा है। गजब अब आदमी है नीतीश भाई कुमार को डांट मुख्यमंत्री सकते हैं कहे। क्या? मुख्यमंत्री बोले कि नीतीश कुमार गजब आदमी है। गुस्सा भी गए भाई, गजब का आदमी है भाई। दूसरी बात देख लीजिए, बीजेपी कांग्रेस तमाम पार्टी जो है ईबीसी कर रहे थे, और ईबीसी वोट नीतीश कुमार से तोड़ना चाह रहे थे। खासकर कांग्रेस और इनकी बात करें तो आज भी ईबीसी इनके साथ बना हुआ है। लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे कृत्य हैं जिसके कारण मतलब वो ईबीसी कुछ एरिया में इनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे ईबीसी समाज के ऋषि बड़े जी, नेता जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिया। जी कुछ छोटे छोटे 2 जी सवाल है जो अंत में हम लेना चाहेंगे। सवाल ये है, वोटर टर्नआउट बढ़ना और प्रशांत किशोर का फैक्टर, इस पर हम आएंगे, इसकी चर्चा हम अगले सवाल में करेंगे। अभी हम जो जानना चाहते हैं आपसे, इस चुनाव का सेंट्रल मुद्दा क्या रहा, क्योंकि आज तो सभी सरप्राइज रह गए देख करके
क्योंकि जो खबर आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि जब चुनाव होता है, वोटिंग टर्नआउट बढ़ता है, तो सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन ये हो रहा है कि नहीं, ये स्टेपनी विरोधी लहर में तब्दील हो गई है। जो बात आप लोग कह रहे हैं, मतलब सत्ता स्टेफनी विरोध। समर्थक स्टेपनी विरोधी, ये क्या हुआ? मतलब ये पहली बार। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब ड्राइवर वही रहेंगे, स्टेपनी बदलेगा? स्टेपनी ड्राइवर तो बराबर समर्थक बदल दिया लहर और जाता स्टेपनी विरोधी लहर, ये क्या है? ये पहली बार हम देख रहे हैं। है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ये मतलब जिस प्रकार से इन्होंने हैंडल किया है, और एक जो जिस प्रकार से बहुत से जो पत्रकार हैं दिल्ली में बैठ के नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में भी खारिज कर रहे थे, कह रहे थे नाउ इंग्लिश में कोट पहन के, नाउ नीतीश इज ओवर। तो नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि हम भाई और आप नीतीश। अकेले पत्रकार थे, दो लोग, जो एक प्रोग्राम किए थे कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में बिहार से बन रही है। हाँ। उसके बाद कई लोगों ने जो ट्रोल किया था, नतीजा आया तब जाके सबके मुंह बंद हुए थे। दूसरी बात, बीजेपी कई ऐसे सीटें इसलिए जीत जाएगी क्योंकि महागठबंधन की तरफ से इसमें बीजेपी का कोई ऐसा मतलब करिश्मा मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें जो महागठबंधन और इन लोगों ने जिस प्रकार से थाली परोस के एक तरह से दे दिया है, तो वो भी एक एक कारण है। आपने देखा कि कैसे ऋषि जी एक चीज अंडरस्टैंडिंग इन लोगों बताइए। के बीच में बेहतर नहीं था जी। ऋषि जी एक चीज बताइए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चिराग मॉडल और कुछ मुद्दों का असर था कि तेजस्वी पिछली बार 75 तक पहुंचे थे राजद को लेकर। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, आज कहा जा रहा है लालटेन भी जल रहा है, तीर भी चल रहा है, लेकिन तब भी कोई इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 42 सीटें नहीं दे रहा है। 72 पर लड़ने वाली पार्टी जो पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें जीती थी आज के फर्स्ट फेज में, 42 सीटें, अब लोग उल्टा कह रहे हैं कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, जनता दल यूनाइटेड 42 से भी आगे ना बढ़ जाए, 57 ही लड़ रही है वो। ये बताइए, ठीक है जेडीयू नंबर 2, आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूं कि जेडीयू नंबर 2 आ रही है, फिर हम इसे राजद का अच्छा परफॉर्मेंस कैसे माने अगर वो 42 से नीचे जा रही है तो? हमें इसलिए देखिए, मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ बीजेपी के जो सीटें फंसी हुई नजर आ रही है। नहीं यदि नहीं, तो मैं 42 से आज आगे वो क्यों नहीं जा रही है? जेडीयू बढ़ रही है इस कौन? वजह से या कोई और कारण से? नहीं, किसके लिए पूछ रहे हैं 42? राजद? राजद, राजद देखिए, सवाल ये है कि पिछली बार राजद ने हम्म। यहाँ 42 सीटें जीती थी, अभी भी 72 हम्म। लड़ रही है। 42 से अब तमाम विश्लेषण में देख रहा हूं अलग अलग चैनलों पे लोगों को, तीर चल रहा है, लालटेन जल रहा है। भाई लालटेन जल रहा है तब तो लालटेन को 42 कम से कम मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन सब लोग कह रहे हैं नहीं 42 से नंबर नीचे है। लेकिन सवाल ये, फिर लालटेन जल कैसे रहा है? मतलब भाजपा बहुत नीचे है इसी से लालटेन खुश है कि हाँ अरे हम चल भैया, तो रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। तीर चल रहा है तो तीर भी चल रहा है। अब लालटेन जल जल रहा है मत कहिए, मतलब रोशनी दे रही है, लालटेन रोशनी दे रही है, जल रहा मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो दोनों क्लब हो जाएंगे ना भैया, अगले बार ऐसा सिचुएशन मतलब पैदा होगा। लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है का मतलब आपको क्या लगता है चल गया जमीन पर? और क्या, देखिए बहुत से संकेत होते हैं। आप कहना नहीं, मैं आचार संहिता है, फंस जाएंगे हम लोग। बहुत से मतलब चीज, इशारा होता है, ऊपर से भी इशारा होता है कि भैया इनको देख लेना। अब कैसे देखेंगे? तो आप चिराग जानते मॉडल ही की हैं। तरह देख लेना। प्रशासनिक रूप से चिराग मॉडल देख ली। चलिए अब आगे तो आखिरी सवाल पर हम आ गए ऋषि जी। प्रशांत जी, किशोर फैक्टर को कई सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि इस पोल टर्नआउट के बढ़ने के पीछे जो पलायन के मुद्दे प्रशांत किशोर ने उठाए, जो बिहार के अंदर स्वरोजगार की कमी, बैंकों के सीडीआर का मेंटेन नहीं होना, ये सारे मुद्दे जो जमीन पर लेकर के गए, इन मुद्दों ने बिहार में असर किया। तो क्या ये असर प्रशांत किशोर को 10% वोट दिला देगा, या ये असर, देखिए, मतलब ये कैसे, मतलब बड़ा विरोधाभासी तथ्य मुझे दिखाई दे रहा है कि पलायन मुद्दा है, ये बात सही है। मैंने भी लोगों से बात की है और जगह जगह फीडबैक लिया तो पता चला पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं, क्यों ट्रेनें सूरत जाएंगी, क्यों ट्रेनें लुधियाना जाएंगी, क्यों बैंगलोर हैदराबाद जाएंगे आईटी वाले। ये मुद्दा है बिहार में। सवाल घूम फिर कर, जब ये मुद्दा है तो ड्राइवर सीट पर नीतीश कुमार है, तो जनता को तो पहले उन्हें हटाना चाहिए, लेकिन जनता उनके फेवर में है। और जो स्टेपनी है देखिए गुस्सा उस पर निकल रहा है, और प्रशांत किशोर मुद्दा बढ़ा रहे हैं, मुद्दा बना दिए, तो क्या उनको 10% वोट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जानना है। देखिए एक बात, पूरे चुनाव में किसी एक पार्टी और किसी एक नेता ने नैरेटिव गढ़ने का, पॉजिटिव नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, वो प्रशांत किशोर। जितने लोगों से आप बात कीजिएगा, प्रशांत किशोर
के बाद के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निगेटिव बोलता हो। कहते हैं भाई मुद्दे तो बहुत अच्छे उठा रहे हैं। आपने देखा भी कि जेडीयू की तुलना में बीजेपी के जो तमाम नेताओं के विरुद्ध उन्होंने एक तरह से उन्होंने बैकफुट पे ला दिया, चाहे सम्राट चौधरी एफिडेविट से एफिडेविट वाले आपने देखा, या मंगल पांडे हो, या जो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या संजय जायसवाल हो। तो एक जो काम राजद को करना चाहिए था वो उन्हें वो करते नजर आए। लेकिन जब वोटिंग पैटर्न को आप समझिए, जब वोट करने लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जितने के कैपेसिटी में है या नहीं। और प्रशांत किशोर से भी एक मतलब गलती हुई, एक तो शुरुआती दौर में एग्रेसिव राजनीति करते हुए दिखे और उन्होंने लास्ट में चैलेंज एक्सेप्ट करने से एक्सेप्ट किया नहीं, पीछे हट गए। यदि वो राघोपुर से चुनाव लड़ लेते या तारापुर से चुनाव लड़ लेते तो एक मैसेज आता कि सेनापति खुद मैदान में उतर गया है, तो वो करते हुए दिखे नहीं। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाह रहा है जो प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है, प्रशांत कुमार किशोर के एजेंडे को पसंद कर रहा है, लेकिन वो वोट बर्बाद करके एक खास पार्टी को जिसके कार्यकाल को देखा है। मैं हालांकि विश्लेषण का चीज है कि मतलब इस कार्यकाल में भी क्राइम बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि इस कार्यकाल में पूरा मतलब ये हो गया है, रामराज आ गया है। लेकिन बहुत से एक मतलब वर्ग है, उनमें यह है कि यदि हम वोट बर्बाद किए तो फन्ना पार्टी आ जाएगी, फिर वो स्थिति आ जाएगी। तो वोट बर्बाद करने की स्थिति में नहीं दिखे। लेकिन जहां जहां वो अच्छे उम्मीदवार दिए हैं वहां 10,000, 15,000, 20,000 का चंक बनता हुआ दिख रहा है। और यदि ये स्थिति रही तो 10% की आपको लगता है, हमको लगता है कि 10 से 15% के बीच में प्रशांत किशोर होंगे, क्योंकि वो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। पहली पार्टी है जो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इसीलिए एक कारण ये भी है कि जो वोटिंग परसेंटेज में आप जो एकाएक देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार भी हैं जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी चलिए, 243 सीटों पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कई जगह बीच में मैदान छोड़ के चले गए। लेकिन ये चुनाव विरोधाभासों के लिए जाना जाएगा कि लोगों के लिए जो मुद्दा है वो मुद्दा एक तरह से 10,000 वाली सुनामी में उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पूरे बिहार में नहीं, सभी 121 सीटों पर आज नहीं बल्कि सिर्फ 57 सीटों पर वो मुद्दा बना। बाकी जगह उल्टी सुनामी, एक ऐसी सुनामी आई जो बिहार के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उस सुनामी में बड़े बड़े सूरमा धाराशायी हो गए। बड़े बड़े सूरमा, विधायक दल से नेता चुनवाने वाली पार्टी के सूरमा धाराशायी हो गए। और जो चुनाव इस बार का होता जा रहा है, जैसा ऋषि जी बता रहे हैं, जैसा दूसरे विशेषज्ञ बता रहे हैं, जैसा फील्ड के रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जैसा हमारे ऐसे मित्र जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए थे सबसे करीब से देखते हैं, या अलग अलग पार्टियों के पोलिंग एजेंट जो हमारे और ऋषि जी के मित्र हैं। ऋषि जी तो खैर आज वोटिंग कर लिए, हम तो 11 तारीख को वोटिंग करेंगे अपने क्षेत्र में। लेकिन जिस प्रकार से जी लोकतंत्र के महापर्व में आपने हिस्सा लिया, लेकिन जिस प्रकार से बिहार के अंदर सत्ता समर्थक और स्टेपनी विरोधी सुनामी चली है, ये इस देश के इतिहास में एक अनोखा रिजल्ट लेकर आने वाला है जो कभी नहीं हुआ, जो किसी ने नहीं सोचा। वो सुनामी आज, ऋषि जी एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे, क्या आपने ऐसी कोई लहर देखी है जिसमें बॉस समर्थक और स्टेप ड्राइवर समर्थक और स्टेपनी विरोधी कोई सुनामी चल जाए? मतलब ये देखिए लहर, देखिए ये लहर तो पूरे यदि आप मतलब एक ग्राउंड पे घूमे तो लहर तो क्या नहीं दिख रही है, लेकिन ये अंडर करंट कर सकते हैं। एक गठबंधन में ही एक पार्टी के लिए अंडर करंट है। और अंडर करंट क्या आप देखिए, मतलब कहने का अर्थ कि जिन सीटों पे जेडीयू लड़ रही है वो क्लियर एज है, और जहां बीजेपी लड़ रही है, लोजपा लड़ रही है, तो वहां सीट फंसी हुई है, अधिकतर सीट फंसी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हार ही रही है या लोजपा हार ही रही है, सीट फंसी हुई है। तो ऐसा स्थिति क्यों? तो ये तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ही बताएंगे। और हमारा भी विश्लेषण है कि जो नीतीश कुमार को लोग पसंद करते हैं, आज भी नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट न सम्राट चौधरी है न तेजस्वी यादव है। यही एक बड़ा फैक्टर शायद रहा है जिसमें प्रशांत किशोर ने बीजेपी की पूरी स्टेट लीडरशिप को आरोपों के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय जनता और एक बात ये भी कहिए, देखिए इसके पीछे कारण ये भी है कि जो बीजेपी की सीटें यदि कम होती है तो हो सकता है कि लोगों के मन में हो कि यदि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी तो लोजपा इन लोगों के साथ सरकार बना के वही सम्राट चौधरी को कहीं सीएम न बना दे।
नीतीश कुमार को रिप्लेस ना कर दे तो क्यों ना नीतीश कुमार के हाथों को इतना मजबूत कर दिया जाए, चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार आसानी से अपना स्टेप नहीं बदलते रहे। इसलिए आपने स्टेपनी बदलने की बात कही, अब स्टेपनी 14 नवंबर के बाद बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन मेरे होशो हवास में जब से मैं चुनाव को देख या समझ रहा हूं, ऋषि जी शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज सीधे 10% इंक्रीज होने की स्थिति आ जाए, वो बढ़ जाए और सत्ता समर्थक और स्टेपनी विरोधी सुनामी में तब्दील हो जाए। तो ये अनोखा चुनाव पूरे देश के लिए एक नजीर बनने जा रहा है, पूरे देश के लिए बिहार का चुनाव नजीर बनने जा रहा है। कम से कम मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आज जो दिखा है वो दिखेगा, या तो तेजस्वी यादव के समर्थन में लहर होती या एनडीए के समर्थन में लहर होती, लेकिन सामने कुछ नहीं दिख रहा। वोटर चुपचाप लाइन लगा दे रहे। सुबह से ही देखा गया कि 13% चला गया वोटिंग अगले 1-1.5 घंटे में। अचानक दिखा कि 3 बजे तक 58% तक कई जगह वोटिंग हो गई। आखिरी 3 घंटे बचे हुए 58% वोटिंग क्या है? मतलब वोटर क्या छुट्टी मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बूथ पर जाकर के, जाड़ा का दिन है तो वहां जाकर के लोग धूप सेक रहे हैं कि लाइन में जितनी देर लगे रहेंगे तो विटामिन डी मिलता रहेगा। इसके अरे लिए तो कहीं लोग कहीं निकल रहे हैं। 78% वोटिंग हुई है, जी, मीनापुर में 78% वोटिंग हुई है। ये जो पोलिंग है, मतलब ये इससे ज्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि सरकार तो ठीक है, सरकार सत्ताधारी पार्टी 10,000 रुपया दे रही है तो उस पर नाराजगी नहीं है, लेकिन 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट जिन नेताजी से कराया जा रहा था, गुजरात लॉबी के से आने वाले नेताजी से, पैसा स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन बिहार की जनता को इसीलिए कहते हैं कि बहुत जागरूक माना जा रहा है। वो 7500 करोड़ रुपए जो 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार पहले दिन गए थे, मोदी जी आए वो दे रहे थे, लेकिन बिहार को राजनीतिक तौर पर जागरूक क्यों कहा जाता है, आज इसका सबूत शायद मिल गया है, क्योंकि जनता को यह समझ थी कि ये पैसा दिल्ली का नहीं है, ये पैसा पटना का पैसा है। तो पटना का पैसा है तो पटना वाली पार्टी के हाथ तो मजबूत नहीं कर गया। देखते हैं, 14 नवंबर तक इंतजार करते हैं। ऋषि जी ने घुमा फिरा कर ही सही संकेतों में वोटर्स को बहुत कुछ बता दिया और आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ बताएंगे। फाइनली बिहार ने अपना फैसला सुना दिया और इस फैसले ने पूरे देश के सामने एक अलग नजीर पेश करने का काम किया है, या 14 नवंबर के बाद करेगी। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, तो सबसे पहले मतदाता भाइयों की को बधाई, और हम तो उम्मीद करते हैं कि अगले चरण में 10% और ज्यादा लोग निकले, ताकि और बड़ा रिकॉर्ड बने, ताकि और बड़ा विश्लेषण भी लोग करें कि ये हो क्या रहा है बिहार में। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। बिहार हमेशा सरप्राइज करता है, हमेशा चौंकाता है, इस बार फिर चौंका दिया। धन्यवाद, नमस्कार।